1962। यह साल भारतीय इतिहास में एक ऐसा मोड़ था जिसे कोई भी भारतीय कभी नहीं भूल सकता। ये साल हर हिंदुस्तानी के दिल में गहराई से बैठा है। यह वह समय था जब पूरा देश एक साथ आया, एकजुट हुआ और एक साझा दर्द और गर्व का अनुभव किया। ये साल हमें गद्दारी, बलिदान और हमारी सीधी सादी सोच की भारी कीमत की याद दिलाता है। यह वह समय था जब हमने अपने आदर्शों और वास्तविकता के बीच की खाई को महसूस किया। ये वो साल है जब हमारा पड़ोसी, जिसे हम कभी भाई कहते थे, हमारे खिलाफ हो गया और दुनिया की कड़वी सच्चाई हमारे सामने आ गई। यह विश्वासघात का साल था जिसने हमें सिखाया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्थायी मित्रता जैसी कोई चीज नहीं होती। चीन के साथ 1962 का युद्ध भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। यह युद्ध न केवल सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि इसने हमारे राष्ट्रीय मानस को भी गहराई से प्रभावित किया। इसने हमारे शांति के भ्रम को तोड़ दिया और हमें अपनी कमजोरियों का सामना करने पर मजबूर कर दिया। ये वह समय था जब हमने अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए अपनी तैयारियों की कमी को महसूस किया। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये हमारे स्वाभिमान, हमारी इज्जत और एक देश के तौर पर हमारे अस्तित्व की लड़ाई थी। यह युद्ध हमारे आत्मसम्मान और राष्ट्रीय गर्व की परीक्षा थी। 1962 के जख्म आज भी गहरे हैं। ये घाव न केवल शारीरिक थे बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी थे, जो आज भी हमारे समाज में महसूस किए जाते हैं। हमें उन हजारों सैनिकों की याद है जिन्होंने एक ताकतवर दुश्मन के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी, अक्सर कम हथियार और सामान के साथ। उनकी वीरता और साहस ने हमें गर्व से भर दिया और उनकी कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। हमें उन परिवारों की याद है जिन्होंने अपने अपनों को खोया। उनके बलिदान हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। उनके दर्द और त्याग ने हमें एकजुट किया और हमें एक मजबूत राष्ट्र बनने के लिए प्रेरित किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें सीखे गए सबक याद हैं, वो सबक जो आज भी भारत की सोच को आकार देते हैं। यह युद्ध हमें सिखाया कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपनी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। इस युद्ध ने, हालांकि दर्दनाक, हमें आत्मनिरीक्षण करने, अपनी आदर्शवादी सोच छोड़ने और दुनिया का व्यावहारिकता से सामना करने के लिए मजबूर किया। यह वह समय था जब हमने अपनी नीतियों और दृष्टिकोण को फिर से परिभाषित किया। यह एक ऐसा मोड़ था जिसने भारत को अपनी सेना को मजबूत करने, अपनी विदेश नीति को फिर से परिभाषित करने और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे ऊपर रखने के लिए प्रेरित किया। यह वह समय था जब हमने अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए। 1962 का युद्ध, हालांकि हमारे इतिहास का एक काला अध्याय, वह अग्नि परीक्षा बन गया जिसमें एक मजबूत, अधिक दृढ़ भारत का निर्माण हुआ। यह युद्ध हमारे लिए एक जागरूकता का क्षण था जिसने हमें एकजुट किया और हमें एक नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस युद्ध ने हमें सिखाया कि हमारी असली ताकत हमारी एकता में है। यह वह समय था जब हमने एक राष्ट्र के रूप में अपनी सामूहिक शक्ति को पहचाना और उसे मजबूत किया। यह युद्ध हमारे लिए एक सबक था कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं अगर हम एकजुट और दृढ़ संकल्पित हैं। 1962 का युद्ध हमारे लिए एक ऐसा अनुभव था जिसने हमें न केवल हमारी कमजोरियों का एहसास कराया बल्कि हमारी ताकतों को भी उजागर किया। यह वह समय था जब हमने अपने आत्मविश्वास को फिर से खोजा और एक नए भारत का निर्माण किया जो अधिक मजबूत, अधिक आत्मनिर्भर और अधिक आत्मविश्वासी था। आज हम उन सभी नायकों को याद करते हैं जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया और उन सभी को सम्मानित करते हैं जिन्होंने इस कठिन समय में देश की सेवा की। उनका बलिदान और उनकी वीरता हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी और हमें प्रेरित करती रहेगी। 1962 का युद्ध हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने हमें न केवल हमारे अतीत को समझने में मदद की बल्कि हमारे भविष्य को भी आकार दिया। यह वह समय था जब हमने अपने लक्ष्यों को पुनः परिभाषित किया और एक नए, अधिक मजबूत और अधिक आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ाए। यह युद्ध हमारे लिए एक यादगार अनुभव था जिसने हमें सिखाया कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं अगर हम एकजुट और दृढ़ संकल्पित हैं। यह वह समय था जब हमने अपनी असली ताकत को पहचाना और उसे मजबूत किया। 1962 का युद्ध हमारे लिए एक ऐसा अनुभव था जिसने हमें न केवल हमारी कमजोरियों का एहसास कराया बल्कि हमारी ताकतों को भी उजागर किया। यह वह समय था जब हमने अपने आत्मविश्वास को फिर से खोजा और एक नए भारत का निर्माण किया जो अधिक मजबूत, अधिक आत्मनिर्भर और अधिक आत्मविश्वासी था। जवाहरलाल नेहरू, हमारे प्यारे चाचा नेहरू, ने एक ऐसी दुनिया का सपना देखा था जहां राष्ट्र शांति से रहते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां युद्ध और संघर्ष का कोई स्थान नहीं हो।
उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि बातचीत और कूटनीति के माध्यम से ही समस्याओं का समाधान संभव है। बातचीत और कूटनीति के सिद्धांतों से बंधे हुए नेहरू ने एक ऐसी विदेश नीति की नींव रखी जो गुटनिरपेक्षता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्शों में निहित थी। उनकी विदेश नीति गुटनिरपेक्षता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्शों में निहित थी। नेहरू का मानना था कि विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए, न कि बंदूक की नोक पर। उनका मानना था कि विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए, न कि बंदूक की नोक पर। यह दृष्टिकोण हालांकि नेक था, लेकिन एक चालाक और विस्तारवादी चीन से निपटने में अपर्याप्त साबित हुआ। यह दृष्टिकोण हालांकि नेक था, लेकिन एक चालाक और विस्तारवादी चीन से निपटने में अपर्याप्त साबित हुआ। नेहरू का हिंदी चीनी भाई भाई का नारा पूरे भारत में गूंजा। नेहरू का हिंदी चीनी भाई भाई का नारा पूरे भारत में गूंजा। साझा सांस्कृतिक संबंधों और प्राचीन ज्ञान की कल्पना ने भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया, जिससे हमें सुरक्षा की झूठी भावना में डाल दिया। साझा सांस्कृतिक संबंधों और प्राचीन ज्ञान की कल्पना ने भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया, जिससे हमें सुरक्षा की झूठी भावना में डाल दिया। हम नेहरू के दृष्टिकोण में विश्वास करते थे, यह भरोसा करते थे कि हमारा पड़ोसी शांति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता साझा करता है। हम गलत थे। हम नेहरू के दृष्टिकोण में विश्वास करते थे, यह भरोसा करते थे कि हमारा पड़ोसी शांति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता साझा करता है। हम गलत थे। कूटनीति में नेहरू का विश्वास हालांकि नेक नियति से था, लेकिन उसने उन्हें उस समय की रणनीतिक वास्तविकताओं से अंधा कर दिया। कूटनीति में नेहरू का विश्वास हालांकि नेक नियति से था, लेकिन उसने उन्हें उस समय की रणनीतिक वास्तविकताओं से अंधा कर दिया। वह माओ त्से-तुंग के चीन की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं को पहचानने में विफल रहे। उन्होंने एक मजबूत सेना के महत्व को कम करके आंका, यह मानते हुए कि कूटनीति सभी विवादों को हल कर सकती है। उन्होंने एक मजबूत सेना के महत्व को कम करके आंका, यह मानते हुए कि कूटनीति सभी विवादों को हल कर सकती है। यह विश्वास दुर्भाग्य से हमारी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई, जिससे हम चीन की आक्रामकता के प्रति संवेदनशील हो गए। यह विश्वास दुर्भाग्य से हमारी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई, जिससे हम चीन की आक्रामकता के प्रति संवेदनशील हो गए। 1962 के युद्ध ने हमें यह सिखाया कि शांति की आकांक्षा के साथ साथ हमें अपनी सुरक्षा को भी मजबूत करना होगा। नेहरू का सपना हालांकि सुंदर था, लेकिन हमें यह समझना होगा कि वास्तविक दुनिया में शांति और सुरक्षा दोनों की आवश्यकता होती है। फूट के बीज 1950 के दशक की शुरुआत में ही बो दिए गए थे। उस समय भारत एक नवजात राष्ट्र था, स्वतंत्रता के बाद अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। दूसरी ओर चीन अपने साम्राज्यवादी इरादों को छिपाने के लिए तैयार था। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा और उसके बाद भारत के अभिन्न अंग अक्साई चिन्ह पर उसके दावों को एक चेतावनी के रूप में काम करना चाहिए था। तिब्बत पर कब्जा केवल एक भू राजनीतिक कदम नहीं था, यह चीन की विस्तारवादी नीति का स्पष्ट संकेत था। अक्साई चिन्ह पर दावा करना, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र था, भारत के लिए एक गंभीर खतरे का संकेत था। हालांकि नेहरू ने अपने आदर्शवाद से अंधे होकर इन घटनाओं को कम महत्व देना चुना, हिंदी चीनी भाई भाई के दिखावे को बनाए रखने की उम्मीद में। नेहरू का मानना था कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और कूटनीति के माध्यम से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, लेकिन चीन की मंशा कुछ और ही थी। सीमा पर झड़पें लगातार होती रहीं। चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की। ये झड़पें केवल सैन्य टकराव नहीं थी, वे चीन की रणनीतिक चालें थीं, जो भारत की सुरक्षा और संप्रभुता को चुनौती देने के लिए की जा रही थी। हर बार जब चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में घुसते, तो यह भारत के लिए एक चेतावनी होती। चीनी हमारे संकल्प का परीक्षण कर रहे थे, हमारी सुरक्षा व्यवस्था की जांच कर रहे थे, और हर अतिक्रमण भाई भाई के भ्रम की नाजुकता को उजागर करता था। यह स्पष्ट था कि चीन की मंशा केवल सीमा पर तनाव पैदा करने की नहीं थी, बल्कि भारत को कमजोर करने की थी। 1959 के तिब्बती विद्रोह और दलाई लामा को भारत द्वारा शरण देने के फैसले ने संबंधों को और तनावपूर्ण बना दिया। तिब्बती विद्रोह ने चीन की आंतरिक समस्याओं को उजागर किया, और दलाई लामा का भारत में स्वागत करना चीन के लिए एक बड़ा झटका था। यह कदम चीन के लिए एक स्पष्ट संदेश था कि भारत तिब्बत के मुद्दे पर चुप नहीं रहेगा। चीन ने इसे सीधे तौर पर अपमान के रूप में देखा, भारत पर अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। चीनी सरकार ने भारत के खिलाफ कठोर बयानबाजी शुरू कर दी और दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता गया। चीन ने भारत को एक दुश्मन के रूप में देखना शुरू कर दिया, और यह दुश्मनी केवल बढ़ती गई।
इन उकसावों पर नेहरू की प्रतिक्रिया काफी हद तक कूटनीतिक थी। उन्होंने बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद में चीन के साथ संवाद बनाए रखा। नेहरू का मानना था कि बातचीत के माध्यम से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और उन्होंने इस दिशा में कई प्रयास किए। उन्होंने बातचीत में भाग लिया, शांतिपूर्ण समाधान खोजने की उम्मीद में। नेहरू ने कई बार चीन के साथ बातचीत की, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। चीन की मंशा स्पष्ट थी, वे बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। हालांकि चीन के इरादे स्पष्ट थे, वे केवल अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे और भारत को डराने की कोशिश कर रहे थे। चीन ने अपनी सैन्य तैयारियों को बढ़ा दिया और यह स्पष्ट था कि वे किसी भी समय हमला कर सकते हैं। उन्हें बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उनकी रुचि जमीन में थी और वे इसे हासिल करने के लिए बल प्रयोग के लिए तैयार थे। चीन ने अपनी सैन्य तैयारियों को तेज कर दिया और यह स्पष्ट था कि वे किसी भी समय हमला कर सकते हैं। भारत के लिए यह एक गंभीर खतरा था। भाई ने अपने दांत दिखा दिए थे और भारत आदर्शवाद के चंगुल में फंसा हुआ उस हमले के लिए तैयार नहीं था जो आने वाला था। 1962 का युद्ध भारत के लिए एक बड़ा झटका था। यह स्पष्ट हो गया कि चीन की मंशा केवल सीमा पर तनाव पैदा करने की नहीं थी, बल्कि भारत को कमजोर करने की थी। भारत को अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार रहना होगा। 20 अक्टूबर 1962, यह तारीख हमेशा हमारी सामूहिक स्मृति में अंकित रहेगी। इस दिन चीन, हमारे भाई, ने भारत पर पूरी तरह से हमला कर दिया। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने हिमालय के पार धावा बोल दिया, जिससे भारतीय सेना अचंभित रह गई। हमला तेज, क्रूर और सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध था। चीनी हमला 2 मोर्चों पर हुआ, एक लद्दाख में और दूसरा अरुणाचल प्रदेश में। PLA बेहतर हथियारों से लैस और कठोर पहाड़ी इलाकों के अनुकूल तेजी से आगे बढ़ी। हमारे सैनिक संख्या में कम और कम हथियारों से लैस बहादुरी से लड़े, लेकिन तैयारी की कमी और अपर्याप्त उपकरणों ने दुश्मन के हमले का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने की उनकी क्षमता में बाधा डाली। विश्वासघात बहुत गहरा था। जिस भाई को हमने गले लगाया था, उसने हमारी पीठ में छुरा घोंपा था। पहाड़ जो कभी शांति के प्रतीक थे, अब गोलियों की आवाज और शहीद सैनिकों के रोने से गूंज रहे थे। 1962 का युद्ध शुरू हो गया था और यह उस राष्ट्र के लिए एक कठोर जागृति थी जिसने लंबे समय से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सपने को संजोया था।